हेलो। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईएफएस। चलिए ज्वाइन हो जाइए। आरपीएससी का पेपर डिस्कशन चल रहा है। चलिए ज्वाइन हो जाइए। चलिए ज्वाइन हो जाइए एकदम। चलिए बच्चों ज्वाइन हो जाइए। आरपीएससी का पेपर डिस्कशन चल रहा है। फिजिकल केमिस्ट्री रह रहा है। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक डिस्कस हो चुके हैं। चलिए ज्वाइन हो जाइए जल्दी से। ऑर्गेनिक डिस्कस हो चुका है, इनऑर्गेनिक डिस्कस हो चुका है। इनऑर्गेनिक सोहन सर ने कर लिया है, ऑर्गेनिक हमारे मोहित सर ने कर लिया है। फिजिकल केमिस्ट्री का डिस्कशन रह रहा है, पेपर 2। चलिए स्टार्ट हो जाइए। चलिए ज्वाइन हो जाइए। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन को देखिए ध्यान से। क्वेश्चन बहुत सिंपल थे। इस बार भी आरपीएससी के पेपर में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे बहुत सिंपल थे, थोड़े बहुत लॉजिकल थे, लेकिन क्वेश्चन छोटे छोटे थे। ठीक है, अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो क्वेश्चन किस तरीके से, देखिए इस तरीके से आपका पहला क्वेश्चन था। कैसा क्वेश्चन है ये? फर्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से, रीड कीजिए। क्वेश्चन में कह रहा है इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। कौन सी स्पेक्ट्रोस्कोपी? इंफ्रारेड, यानी आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी किसके लिए यूज की जाती है? तो आप लोगों को पता है जो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है वो वाइब्रेशंस को स्टडी करने के लिए यूज की जाती है, यानी मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन, यानी जो वाइब्रेशनल एनर्जी है, जो वाइब्रेशनल एनर्जी है, ध्यान से सुनना बच्चों, जो वाइब्रेशनल एनर्जी है, जो अपनी वाइब्रेशनल एनर्जी है उसको मीजर करने के लिए हम यूज करते हैं किसको? आईआर रेडिएशंस को। किसको? आईआर रेडिएशंस को। और वो स्पेक्ट्रोस्कोपी कहलाती है बच्चों आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो आपका यहाँ पर क्लियर आंसर है, बिल्कुल बिल्कुल क्लियर कट आंसर है। क्या है आपका आंसर? मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस को स्टडी करने के लिए, मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस को स्टडी करने के लिए इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज की जाती है। क्लियर है? यानी आपका डी ऑप्शन यहाँ पर आएगा। क्लियर? आपका यहाँ डी ऑप्शन आएगा। इंफ्रारेड किसके लिए यूज की जाती है? मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस के लिए। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। बहुत सिंपल क्वेश्चन थे इसी तरीके से। चलिए ये सेकंड क्वेश्चन है, इसको कीजिए जरा ट्राई। बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये भी आरपीएससी के एग्जाम में। वाटर बिलोंग्स टू द पॉइंट ग्रुप। वाटर किस पॉइंट ग्रुप से बिलोंग करता है? तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगर आप थोड़ा सा वाटर के बारे में जानते हो तो इस क्वेश्चन को किया जा सकता है कि वाटर किस पॉइंट ग्रुप से बिलोंग करता है। हो सकता है देखिए आप लोगों ने आंसर सही किया हो और हो सकता है आप लोगों ने थोड़ी बहुत गलती कर दी हो। देखो कैसे निकालते हैं पॉइंट ग्रुप वाटर का। बहुत सिंपल है। वाटर मॉलिक्यूल क्या होता है? एक ऑक्सीजन होता है और एक हाइड्रोजन एटम यहाँ पर और एक यहाँ हाइड्रोजन एटम। क्लियर है? ठीक है। और इसके पास दो लोन पेयर भी होते हैं। अगर मान लीजिए ये जो है H2O है, ये OH और H एक प्लेन पे है, तो एक लोन पेयर क्या होगा? एक लोन पेयर ऐसे बाहर की तरफ दिखेगा और एक लोन पेयर इसके पीछे की तरफ दिखेगा। यानी अगर मैं यहाँ बनाऊँ तो टेट्राहेड्रल शेप होता है ऑलमोस्ट इस तरीके से आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक, चलिए पॉइंट ग्रुप के लिए इस लोन पेयर की जरूरत नहीं है। पॉइंट ग्रुप के लिए लोन पेयर की जरूरत नहीं है, बस आपको लॉजिक समझा दिए। देखो पॉइंट ग्रुप के लिए लोन पेयर की जरूरत नहीं है तो इसको हटा देते हैं। ठीक, लेकिन हमें पता है कि दो लोन पेयर भी होते हैं। अब देखिए क्या किया जाएगा यहाँ पर, ध्यान से समझना बच्चों। यहाँ पर जो सबसे एक सिमेट्रिकल एक्सिस अगर हम डालते हैं इस तरीके से, इसके अबाउट ये क्या है? सिमेट्रिक है। इसका मतलब क्या है? और इसके अराउंड अगर हम 180 डिग्री घुमाएंगे बच्चों, 180 डिग्री घुमाएंगे तो ये मॉलिक्यूल फिर से हमें वैसा ही मिलेगा। ये अपनी C2 एक्सिस है, ये अपनी C2 एक्सिस है। और यही एक्सिस बच्चों, यही एक्सिस यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस भी है। यही एक्सिस यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस भी है। ठीक है, यही एक्सिस यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस भी है। प्लस इस एक्सिस को अगर आप ध्यान से देखोगे, इस एक्सिस को अगर आप ध्यान से देखोगे, इस एक्सिस को आप ऐसे कट कर रहे हो। कैसे कट कर रहे हो बच्चों? ऐसे कट कर रहे हो। ध्यान से सुनो, ये अपना H2O है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एटम, और ये अपनी प्रिंसिपल एक्सिस ऐसे। अगर आप इसको ऐसे काटोगे तो एक्सिस जो है C2 एक्सिस जो है बच्चों वो ऐसे वर्टिकली कट रही है, वर्टिकली कट रही है। इसका मतलब क्या है बच्चों? ध्यान सुनना, इसका मतलब है, ध्यान सुनना बच्चों, इसका मतलब है कि ये जो है ये प्लेन जो आएगा बच्चों, ये जो प्लेन आएगा, ये जो प्लेन आएगा इस तरीके से, ये जो प्लेन आएगा
ये जो प्लेन आएगा ये इस एक्सिस को वर्टिकली कट करेगा, ये प्रिंसिपल एक्सिस को वर्टिकली कट करेगा, वर्टिकली कट, ठीक है, वर्टिकली कट करेगा, जिसकी वजह से इसका जो पॉइंट ग्रुप है बच्चों वो क्या होगा, यानी इसमें एक प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है और उस प्लेन ऑफ सिमेट्री को वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री, यानी सिग्मा वी के नाम से भी उसको जाना जाता है। यानी इसके अंदर C2 है और सिग्मा वी भी है और इन दोनों को कंबाइन करके लिखा जाता है बच्चों। तो कैसे लिखा जाता है, ध्यान से सुनना, C2V। तो ये आपका क्या हो जाएगा, पॉइंट ग्रुप हो जाएगा वाटर के लिए। क्लियर है? बहुत सिंपल है, C2V आपका पॉइंट ग्रुप हो जाएगा वाटर के लिए। क्लियर? इस तरीके से हो जाएगा। चलिए जॉइन हो जाइए बाकी भी। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, आपको बस थोड़ा सा लॉजिक लगाना था, आपका ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्लियर? चलें आगे नेक्स्ट देखें। चलिए, तो सिंपल क्वेश्चन थे, थोड़ा लॉजिक था। इसी तरह से देखिए बेंजीन है, बेंजीन, ठीक, बेंजीन मॉलिक्यूल का पॉइंट ग्रुप पूछा, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले आपको प्रिंसिपल एक्सिस निकालना होता है, ठीक है, क्या निकालना होता है, प्रिंसिपल एक्सिस। उसको पता कर लेने के बाद पॉइंट ग्रुप निकालना आसान होता है। देखो कैसे करना है, वैसे तो कई बच्चों को इसका आंसर डायरेक्ट पता रहता है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, अगर नहीं पता है तो देखिए बेंजीन मॉलिक्यूल आपका इस तरीके से होता है। क्लियर है बच्चों? और ये जो होता है बच्चों ये सिमेट्रिक होता है, यानी हम मान के चलते हैं जो पाई बॉन्ड है ये पूरी की में डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो जनरली इसको ऐसे बनाते हैं, देखो ध्यान से, इसको कैसे बनाते हैं, इसको पूरा सिमेट्रिक मान के बनाते हैं और तब ये आपको ऐसा दिखेगा, अब ये आपको ऐसा दिखेगा। क्लियर है? अब इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर इसमें ध्यान से देखोगे तो अब मैं यहाँ पर देखिए ये जो प्लेन है इसके परपेंडिकुलर में एक्सिस डालता हूँ, तो यहाँ से ये मेरी एक्सिस ऐसे जा रही है। अगर आप देखोगे मेरी एक्सिस ऐसे जा रही है और ये जो एंगल बन रहा है बच्चों, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल बच्चों होता है यहाँ पर 60 डिग्री। क्या होता है? 60 डिग्री। और आपको पता है कंप्लीट सर्कल आपका जो बनता है वो 360 डिग्री का बनता है, यानी 360 डिवाइडेड बाई 60, यानी ये जो आया ये क्या आया, 6। यानी अगर मैं यहाँ से इस यानी इस प्लेन बेंजीन के प्लेन और सेंटर से अगर डालता हूँ एक एक्सिस, तो उसको मैं 60 डिग्री अगर रोटेट कर दूंगा, चाहे वो क्लॉकवाइज हो या एंटी क्लॉकवाइज हो, किसी भी डायरेक्शन में 60 डिग्री रोटेट करूंगा तो मुझे फिर से वही स्ट्रक्चर मिलेगा, मुझे फिर से वही स्ट्रक्चर मिलेगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि यहाँ पर एक एक्सिस ड्रॉ की जा सकती है, ठीक है बच्चों, यहाँ पर एक एक्सिस ड्रॉ की जा सकती है इस तरीके से, जो कि क्या होगी, C6 होगी। क्या होगी? C6 होगी। यानी 60 डिग्री रोटेट किया तो मुझे उसको फिर से बेंजीन जैसा स्ट्रक्चर मिला, 60 डिग्री रोटेट किया फिर से बेंजीन जैसा स्ट्रक्चर मिला। बिल्कुल सही आकाश जी, बहुत अच्छे, ठीक है, यानी C6 है इसमें। और प्लस अब अगर हम बेंजीन को प्लेन पर ही देखेंगे तो बेंजीन को प्लेन पे देखेंगे, ये तो आउट ऑफ प्लेन है, ठीक। अगर बेंजीन आपका प्लेन पर है, ध्यान से देखना बच्चों, अगर बेंजीन अगर आपका प्लेन पर है, प्लेन इन सेंस ऐसे अगर आप देखोगे तो ये आपकी क्या है, C2 है। इसी तरीके से यहाँ पर कई सारी C2 आपको मिलेगी, ठीक है। तो यानी C6 आपके पास है, C2 भी है आपके पास, प्लस ये अब देखना बच्चों यहाँ कमाल की चीज़ है, ये बेंजीन है, मेरा हाथ मान लीजिए बेंजीन है और ये एक प्लेन है, ठीक है। अब जो प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस कौन सी होती है? प्रिंसिपल एक्सिस वो होती है जो कि जिसका n ज़्यादा होता है। तो n यहाँ पर 6 है, यानी C6 ज़्यादा है, तो प्रिंसिपल एक्सिस ये है। प्रिंसिपल एक्सिस ऐसे आ रही है और ये बेंजीन का प्लेन ऐसे है। तो अब प्रिंसिपल एक्सिस देखो कैसे कट रही है, हॉरिजॉन्टली कट रही है, यानी ये वाला जो प्लेन है बच्चों वो सिग्मा h है, ये वाला जो प्लेन है वो क्या है, सिग्मा h है। ये बच्चों को नहीं समझ में आता, यानी इसमें एक सिमेट्री भी है जिसको सिग्मा h भी कहते हैं। और कितने 6 C2 हैं, देखो ध्यान से, कितने C2 इसमें मिलेंगे बच्चों आपको, इसमें जो C2 मिलेंगे आपको वो आपको 6 मिलेंगे, यानी 6 C2 मिलेंगे और आपको इसमें सिग्मा h मिलेगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। तो इसकी वजह से इन सबको कंबाइन करके अगर आप लिखोगे ध्यान से तो आपका जो मिलेगा टोटल क्या मिलेगा, कौन सा पॉइंट ग्रुप, D6H। क्लियर है बच्चों? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। चले आगे। D6H बेंजीन का पॉइंट ग्रुप होता है, डायरेक्ट याद भी रखते हैं कई लोग, तो कई लोग इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। क्लियर है? तो चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पर D6H फर्स्ट ऑप्शन है। क्लियर? चले आगे। चलिए बता दीजिए, बहुत अच्छे है, आकाश ने आंसर दिया है। चलिए बच्चों नेक्स्ट देखते हैं। ये है बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ESR इंस्ट्रूमेंट में क्या यूज़ किया जाता है। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, बस आपको पता होगा तो आप कर देंगे। इसका आंसर सीधे है, क्लिस्ट्रॉन ट्यूब यूज़ किया जाता है
ESR ट्यूब में। ठीक है, क्लियर, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था ये, आपको बस पता होना चाहिए कौन सा सोर्स है, सोर्स के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, चले आगे। चलिए, ये क्वेश्चन है बच्चों सैंपल वेरिएंस, किसी भी सैंपल के वेरिएंस का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है वो आपसे पूछा है। एक रफ आइडिया दे देते हैं वेरिएंस कैसे निकालते हैं, क्या फॉर्मूला होता है। मान लीजिए आपके पास एक डेटा है x1 x2 x3, कोई वैल्यूज उसकी आ रही है। क्लियर है, देखो ध्यान से सुन लो, आपके पास कोई भी डेटा है, मान लीजिए x1 है, x2 है, x3 है, ऐसे करके कई डेटाज आ रहे हैं, मान लीजिए x4 यहाँ तक आ रहे हैं। ठीक है, अब आपको इसका वेरिएंस निकालना है। तो वेरिएंस कैसे निकलेगा, बहुत सिंपल है। सबसे पहले आपको इसका मीन निकालना पड़ता है बच्चों, सबसे पहले आपको इसका मीन निकालना पड़ता है। और मीन निकलता है कैसे, आपको पता है, जितनी वैल्यूज हैं ऑब्जर्वेशंस की उनको ऐड करके डिवाइडेड बाय कितनी वैल्यूज हैं ऑब्जर्वेशंस की, 1 2 3 4, यानी 4 ऑब्जर्वेशंस हैं। ठीक है, ये वहां तक चला गया, उसको वहां तक नहीं, ठीक, यानी 4 ऑब्जर्वेशंस हैं। ठीक है बच्चों, 4 ऑब्जर्वेशंस, यानी इस तरीके से आप यहाँ पे मीन निकाल लोगे। और मीन से आप जो है वेरिएंस भी निकाल सकते हो। वेरिएंस कैसे निकलता है बच्चों, ध्यान सुनना, ये जो x बार आया ना बच्चों, वो इसमें से भी माइनस किया जाता है। ठीक है, इसमें से भी माइनस किया जाता है, इसमें से भी माइनस किया जाता है, और इसमें से भी माइनस किया जाता है। ठीक है बच्चों, यानी ये जो टर्म है ये x1 x2 x3 x4, ये क्या है, xi है। क्या है, xi है, यानी आपके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन की वैल्यू है। यानी अगर 10th ऑब्जर्वेशन की वैल्यू क्या है, यानी उसको x10 कहेंगे। बात समझे कि नहीं, यानी यहाँ पर xi में से x बार यानी मीन को सब्ट्रैक्ट किया जाता है, यहाँ से कुछ वैल्यू आएगी, यहाँ से कुछ, यहाँ से कुछ, यहाँ से कुछ, 4 वैल्यूज आएंगी। उन चारों वैल्यूज का स्क्वायर करके ऐड करके डिवाइड कर दिया जाता है n-1 से। क्या किया जाता है, ऐड करके स्क्वायर करके ऐड करके डिवाइड कर दिया जाता है बच्चों n-1 से। ध्यान सुना, n-1 से। क्लियर है बच्चों, तो ये आपके वेरिएंस का फॉर्मूला होता है, ये आपके वेरिएंस का फॉर्मूला होता है। क्लियर बच्चों, तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो कौन सा आपका फॉर्मूला मैच कर रहा है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, xi माइनस x बार का स्क्वायर, और n यहाँ पर आपकी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को डिनोट कर रहा है, कितनी ऑब्जर्वेशंस हैं उसमें, उस चीज को डिनोट कर रहा है। क्लियर है, तो यानी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, ये तो ऑप्शन वैसे ही कट गया, यहाँ स्क्वायर रूट कर दिया है। वेरिएंस में स्क्वायर रूट नहीं होता है बच्चों, ठीक है, वेरिएंस में स्क्वायर रूट नहीं होता है। स्टैंडर्ड डिविएशन जब निकालते हैं तब जरूर स्क्वायर आता है। क्लियर है, स्टैंडर्ड डिविएशन जब निकालते हैं तब स्क्वायर रूट आता है, तो ये स्क्वायर रूट की वजह से गलत हो गया। और यहाँ पर n नहीं n-1 होता है, इसलिए यहाँ पे ये ऑप्शन भी गलत हो गया। तो आपको एक ही ऑप्शन करेक्ट दिखेगा, फर्स्ट। क्लियर है, सिंपल क्वेश्चन था, लॉजिक था, आराम से करोगे हो जाता। चलें आगे, नेक्स्ट चलें, चलो नेक्स्ट भी देख लेते हैं। चलिए, सैंपल वेरिएंस के ऊपर क्वेश्चन था, इसी से रिलेटेड बच्चों, इसी से रिलेटेड अगले क्वेश्चन में देखो क्या पूछा गया, बड़ी चालाकी भरी क्वेश्चन थे। स्टैंडर्ड डिविएशन पूछ लिया गया डेटा का। अब आपको डेटा ही दे दिया है, अब कह रहा है स्टैंडर्ड डिविएशन निकालिए। तो डरना नहीं है, घबराना नहीं है, दिक्कत क्या है, निकल जाएगा। देखो कैसे, स्टैंडर्ड डिविएशन 1 2 4 5। तो सबसे पहले लिख लेते हैं क्या डेटा दिया हमें, 1 2 4 और 5, ये डेटा हमें बच्चों दिए। क्लियर है, तो क्या करना है, इसका सबसे पहले मीन निकाल लेना है। क्या मीन निकाल लेना है, तो मीन निकाल लेते हैं। देखिए मीन हम यहाँ निकाल लेते हैं, 1 + 2 + 4 + 5, बहुत सिंपल है, डिवाइडेड बाय 4। कैसे करेंगे, 4 5 9 + 1 10 और 2 12, यानी मीन आपका आ गया बच्चों 3, मीन आपका आ गया 3। अब क्या करो, ये जो वैल्यूज दी हैं इसमें से सब में से 3 को माइनस कर दो, यानी इसमें से -3, इसमें से -3। ये सबसे आसान तरीका होता है बच्चों निकालने का, -3 और -3। क्या आएगा आपको, यहाँ -2 आएगा, और यहाँ क्या आएगा -1, और यहाँ आपका आएगा 1, और यहाँ आपका आएगा 2। अब इन वैल्यूज का स्क्वायर कर दो बच्चों, ये हो जाएगा आपका 4, और यहाँ हो जाएगा आपका 1, और यहाँ हो जाएगा आपका 1, और यहाँ हो जाएगा आपका 4। क्लियर है, इन वैल्यूज का क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। अब बच्चों बहुत ही आसान है, सबसे पहले आपको वेरिएंस निकालना होता है। वेरिएंस निकल गया तो स्टैंडर्ड डिविएशन भी निकल जाएगा। ठीक है, तो वेरिएंस निकल गया तो स्टैंडर्ड डिविएशन निकल जाएगा। वेरिएंस देखो क्या होता है, वेरिएंस देखो बच्चों क्या होता है आपका, वेरिएंस क्या होता है, ये क्या है आपका, ये आपका xi माइनस x बार का स्क्वायर है। क्या है ये, मैं यहाँ लिख देता हूँ,
ये आपका एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर है। अब इन्हीं का समेशन करके टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन -1 से डिवाइड कर दिया तो वेरिएंस निकल जाएगा ना। देखो क्या करेंगे, 4 + 1 + 1 + 1 + 4 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 4 है, लेकिन हमारे पास 4 नहीं, 4 - 1 ये आपका हो जाएगा। देखो क्या, 4 + 4 8 और +2 10, ये हो जाएगा आपका 10/3। क्लियर है, ठीक है। अब कई बच्चे जल्दीबाजी में देखिए यहाँ पे सोचेंगे 10/3 तो आंसर नहीं दिया है। अरे बच्चों, स्टैंडर्ड डिविएशन पूछा है, वेरिएंस नहीं। थोड़ा सा तो पढ़ के जाना है बस, और क्या। देखो तो वेरिएंस बच्चों कैसे निकलता है, वो निकाल दिया हमने। स्टैंडर्ड डिविएशन कैसे निकलता है वो देखो। स्टैंडर्ड डिविएशन आपका निकलेगा अंडर रूट ऑफ वेरिएंस। क्लियर है कि नहीं बच्चों, अंडर रूट ऑफ वेरिएंस, और वेरिएंस की वैल्यू मैंने आपको बता ही दी है, तो आपका आंसर आ गया अंडर रूट 10/3। क्लियर है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस थे, लॉजिक थे थोड़े बहुत, और कुछ नहीं था। क्लियर, यानी अंडर रूट 10/3 आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, कई बच्चों ने थोड़ा बहुत गलत किया होगा, ये लगा दिया होगा, ठीक, तो वो गलत हो गया होगा। अंडर रूट 10/3 आपका आंसर आएगा। ठीक है बच्चों, चले आगे। ठीक है, क्वेश्चन सिंपल थे, इजी थे, ज्यादा हार्ड नहीं थे। चलिए आगे देखते हैं। ये आ जाइए, व्हाट इज द मोड ऑफ द नंबर ऑफ द सेट। मोड को मैं ऐसे याद रखता हूँ बच्चों, मूड, जिसका मूड होता है ना बच्चों, वो ज्यादा बार दिखता है, ठीक, ज्यादा बार घूमता फिरता दिखाई देता है। सिंपल वैसे ही यहाँ पर मोड है, समझो। ठीक है, जैसे मोड क्या होता है, वो नंबर, वो फ्रीक्वेंसी जो बहुत बार रिपीट हो रही है। ऐसा कौन सा वैल्यू है जो बहुत बार रिपीट हो रहा है, देखो 3 3 और 3। 3 वाला नंबर 3 टाइम्स हमको यहाँ पर दिखा है। क्लियर है, और 2 वाला नंबर अगर देखोगे, 2 वाला नंबर हमें सिर्फ 2 ही टाइम्स दिखाई दिया है, और बाकी जितने भी नंबर है 1 7 5 9, ठीक है, वो सब एक ही एक बार दिखाई दिए है। सबसे ज्यादा बार कौन सा नंबर आपको देखने के लिए मिला है, सबसे ज्यादा आपको देखने के लिए कौन सा नंबर मिला है, 3। तो आपका मोड का क्या वैल्यू हो गया, 3 आपका वैल्यू हो गया। क्लियर है, तो ये सिंपल क्वेश्चंस थे आप लोगों के लिए। क्लियर, चले आगे नेक्स्ट देखें। चलिए, यह भी बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अब आ जाइए, मीडियन निकालना है नंबर का। कैसे निकाले इस नंबर सेट का मीडियन, देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। मीडियन निकालना है ना, सबसे पहले आप कभी भी मीडियन निकालना हो, मीडियन बोला है, मीन नहीं, मीडियन निकालना हो, आप ऑर्डर को कैसे लिख लो, असेंडिंग ऑर्डर में डेटा को लिख लो, असेंडिंग ऑर्डर में डेटा को लिख लो, और फिर देखो क्या होता है। देखो असेंडिंग ऑर्डर में डेटा को लिखो, ये जो डेटा है देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ असेंडिंग ऑर्डर में, ध्यान से देखना, 3 5 7, ठीक है बच्चों, 3 5 7, 13 19 23, 13 19 23, और उसके बाद आपका आ जाएगा 40 30, जो भी है 30 40 29 आएगा, 29 फिर 30 फिर 40। क्लियर है, तो ये आपका डेटा असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन खत्म हो चुका है, अब यहाँ पे क्वेश्चन खत्म हो चुका है। आपसे मीडियन पूछा है, यानी बीच की कौन सी वैल्यूज है, तो शुरू की 4 वैल्यू इधर की छोड़ दो, शुरू की 4 वैल्यू इधर की छोड़ दो, और लास्ट की 4 वैल्यू इधर की छोड़ दो, तो यही वैल्यू आपकी क्या हो गई बच्चों, मीडियन हो गई कि नहीं, जल्दी बता दो। कोई फॉर्मूला नहीं लगाना था, बस ऑर्डर आपको लगाना था, असेंडिंग में, असेंडिंग ऑर्डर में लगा दो, या तो डिसेंडिंग में लगा दो, तब भी आप मीडियन निकाल सकते हो। क्लियर है, असेंडिंग लगाओ डिसेंडिंग लगाओ उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक ऑर्डर में लगा दो डेटा को, उसके बाद उसमें मीडियन वैल्यू आप निकाल सकते हो। क्लियर, क्वेश्चन बहुत सिंपल था, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 19 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। अब कई बच्चों ने अगर डेटा को अरेंज नहीं किया होगा, ध्यान सुनो, अरेंज नहीं किया होगा तो क्या गलती हुई होगी, देखो कई लोगों ने इधर की 4 वैल्यू छोड़ी होंगी, इधर की 4 वैल्यू छोड़ी होंगी, समझ रहे हो, 19, ठीक है, इस तरीके से उन्होंने किया होगा तो गलत हो गया होगा। क्लियर है, चले बच्चों आगे, इस तरीके से वहां पर कई बच्चों ने गलत कर दिया होगा। चलिए आगे, ये आ गया सिंपल क्वेश्चन, मीन एंड इट्स एवरेज डिविएशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लैंग्वेज में घुमाया है बच्चों यहाँ पर। हाँ बिल्कुल, मीन तो निकाल दिया होगा बच्चों ने, मीन तो निकाल दिया होगा, लेकिन एवरेज डिविएशन में फंस गए होंगे। ये एवरेज डिविएशन का क्या मतलब क्या है, क्वेश्चन बहुत सिंपल है। देखो बच्चों, पहले मीन ही निकाल लेते हैं ताकि हम दो ऑप्शन तो काट दें। ठीक है, अगर थोड़ा दिमाग लगाओगे, थोड़ा दिमाग लगाओगे तो मीन निकालना आसान होता है, मतलब बी और सी ऑप्शन तो होगा ही नहीं, यानी ए और डी में से होगा। ठीक है, ये है तरीका ट्रिक लगाने का। अब देखते हैं, चला चलिए मीन निकाल लेते हैं बच्चों, मीन आएगा
4 + 6 + 8 + 10 + 12 डिवाइडेड बाय कितना 3 to 5 है ना। तो 12 8 20 और 10 30 और ये 40, यानी मीन आपका आ गया 8। मैंने कहा था ना बी और सी ऑप्शन तो वैसे ही नहीं होने वाला है, क्योंकि उसका काम ही है कि एवरेज डिविएशन में आपको फंसाए, मीन में फंसाना उसका काम नहीं था, एवरेज डिविएशन निकलवाना उसका काम था। मीन क्या पूछेगा, मीन तो छोटी चीज है ना बच्चों, वो तो आप निकाल ही दोगे। एवरेज डिविएशन क्या है ये समझ नहीं आता बच्चों को, एवरेज डिविएशन ये नहीं समझ में आता लोगों की, क्या मीनिंग इसका है। बहुत सिंपल है, देखो बच्चों कैसे निकालते हैं। ठीक है, एवरेज बोला है, इस बात का ध्यान देना। ठीक है, एवरेज बोला है, इस बात का ध्यान देना। तो कैसे निकलेगा, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो कैसे निकलेगा आपका एवरेज डिविएशन। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले डेटा लिख लेना है 4 6 8 10 और 12। ठीक है, आपको ये डेटा लिख लेना है और उसके बाद क्या करना है, इसमें से मीन की वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट कर देना है और उनका मॉडुलस ले लेना है, यानी -4। ठीक है, और इसको भी सब्ट्रैक्ट कर देना है। ठीक, इसको भी सब्ट्रैक्ट कर देना, 6 - 8 -2 और इसमें से 0 और इसमें से 2 और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपका आ जाएगा, क्या आ जाएगा 4। क्लियर है। अब इन सभी डेटास को मॉडुलस ले लेना है, क्या ले लेना है, मॉडुलस ले लेना है, यानी सभी क्वांटिटी को पॉजिटिव ले लेना है। अब सबको देखो इनका क्या निकाल दो, मीन निकाल दो, यानी 4 + 2 + 0 + 2 + 4 डिवाइडेड बाय 5। तो ये आपका आ जाएगा 6 + 6 12 और 12 को 5 से डिवाइड कर दो तो आपका आंसर 2.4 आ जाएगा। क्लियर है बच्चों, जल्दी बता दो। ठीक है, क्लियर, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बस आपको थोड़ा सा लॉजिक रखना था, यानी आपका आंसर 0 नहीं 2.4 आएगा। क्लियर है, 0 नहीं 2.4 आएगा। क्लियर, चलिए एवरेज निकालना था आपको डिविएशंस का। ठीक है, तो कितना आएगा, 2.4 डिविएशंस आएगा आपका एवरेज। क्लियर, चलिए तो ये आ गया जनरल इक्वेशन सॉल्यूशन, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन आपसे पूछा है क्या होगा। ये भी क्वेश्चन सिंपल है, आपको सिर्फ ध्यान से करना था, ध्यान से करना था। चलिए वैसे तो आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं इस रिलेशन को, नहीं याद है तो कैसे सॉल्व किया जाता है वो मैं आपको बता देता हूँ। ध्यान से देखो, यहाँ इक्वेशन आपकी इस तरह से लिखी हुई है, d² और ये अगर मैं k वाली टर्म इधर ले आऊंगा तो k² = 0। अब मैं अगर यहाँ पे साई को कॉमन लेता हूँ और ये जो d/dx है इसको लिखता हूँ d² + k² = 0। क्लियर है, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं और यहाँ से एक तरह की क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है, इसको सॉल्व करने का तरीका होता है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस तरीके से लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे जो d है आपका वो d/dx है, याद रखना। ठीक, और ये यहाँ पर हम इसको मान लेते हैं कि ऑक्सिलरी इक्वेशन है, मान लेते हैं y² = k² = 0 है। ठीक है, क्योंकि वेव फंक्शन आपका 0 नहीं हो सकता तो ऑक्सिलरी इक्वेशन आपकी 0 होगी। तो यहाँ से अगर हम रूट्स निकालें तो यहाँ से आपके रूट्स आते हैं ± i/k। क्लियर है, यहाँ से आपके रूट्स आते हैं ± i/k। तो यहाँ पर इसका जनरल सॉल्यूशन जो बनता है बच्चों, यहाँ पर जो इसका जनरल सॉल्यूशन बनता है, देखो क्या बनता है, ध्यान सुनना। अगर ये वाले जो रूट्स आपके इस तरह के आते हैं, देखो किस तरीके के, अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा। ठीक है, बीटा, ये जो बीटा है बच्चों, ये बीटा इसको कहा जाता है, इसको कहा जाता है बीटा। ठीक, इसको कहा जाता है बीटा, याद रखना यहाँ पर k² को। अगर इस तरीके से आपके रूट्स आते हैं, इस तरीके के अगर आपके रूट्स आते हैं तो आपका जो जनरल सॉल्यूशन निकल कर आता है बच्चों, जो जनरल सॉल्यूशन निकल कर आएगा, ध्यान से देखो क्या होगा, जनरल सॉल्यूशन आपका इस तरीके से आएगा, e⁻⁴x। ठीक, अल्फा यहाँ पर क्या है, 0 है, ये 0 हो जाएगा, e⁻0 यानी 1। ठीक, और यहाँ पर आपका आएगा a cos βx + b sin βx। ठीक है, और बीटा मैंने आपको बताया कि ये वाली टर्म है, बीटा आपको मैंने बताया कि ये वाली टर्म है, यानी k, और ये β² है। ठीक है बच्चों, तो बीटा मैंने आपको बताया कि क्या है, k है आपका, बीटा क्या है, ये वाली टर्म है k। तो यहाँ पर जो आपका सॉल्यूशन आपको दिखेगा बच्चों, कैसा दिखेगा आपको सॉल्यूशन दिखेगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये तो 1 हो जाएगा, इसको हटा दो। ठीक, तो a cos kx + b sin kx। क्लियर है, इस तरीके से आपको ये सॉल्यूशन दिखने को मिलेगा, a cos x, ठीक है, + b sin cos kx। तो यानी आपको ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और ये तो इक्वेशन दी है बच्चों, यानी डी ऑप्शन आपका करेक्ट है, यानी डी ऑप्शन आपका बच्चों करेक्ट है यहाँ पर। क्लियर है, तो क्वेश्चन सिंपल है, बस आपको लॉजिक और ध्यान से करना था, क्वेश्चन सारे सिंपल थे, इजी थे। ठीक है, चले आगे देखें।
चलिए बच्चों, टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इन स्पेस, सीधा फॉर्मूला है बच्चों। पोस्टुलेट पढ़ाए जाते हैं बचपन में, क्या पढ़ाए जाते हैं देखो ध्यान से, पढ़ाया गया है ना आप लोगों को, 0 से इन्फिनिटी कोई भी वेव फंक्शन है साई इंटू साई स्टार, उसका अगर कॉन्जुगेट करते हैं डी टाउ स्पेस में तो क्या आता है, 1 आता है। प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1 होती है। क्लियर है, क्या होती है, 1 होती है। यानी इसका आंसर सीधे आ जाएगा क्या, यूनिटी। पूरे स्पेस में कहीं ना कहीं तो मिलेगा ही मिलेगा इलेक्ट्रॉन बच्चों, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 1 है। ऐसा तो है नहीं कि मिलेगा ही नहीं, स्पेस में तो मिलेगा ही, यानी क्या आएगा, यूनिटी आएगा। क्लियर, प्रोबेबिलिटी तो वैसे भी कभी इन्फिनिटी नहीं हो सकती है, 0 और फ्रैक्शनल में भी हो सकती है, बट यहाँ पर पूरे स्पेस में बात की गई है तो क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। क्लियर है, चलिए आगे देखें। ये आ गया अपना अगला क्वेश्चन। तो ये भी क्वेश्चन सिंपल है। यहाँ पर बच्चों फॉर्मूले से करने लगेंगे तो आप लोग अगर इसको डिराइव करके करोगे तो फंस जाओगे। आपके लिए सिंपल छोटा तरीका क्या था पता है, आपके लिए सिंपल छोटा तरीका ये था कि आपको ये पता होना चाहिए था, क्या, एवरेज डिस्टेंस आर का हाइड्रोजन एटम में क्या आता है, 1.5 ए नॉट आता है। बस ये आपको पता होगा तो आप ये कर दोगे। अगर आप इसको ये जानते होगे तो आप इसको कर दोगे, क्योंकि डिराइव करके करोगे तो बहुत टाइम लगेगा, इतना टाइम होता नहीं एग्जाम में। देखो कैसे किया जाएगा, तो यहाँ पर देखिए कोई ऑप्शन आपको ऐसा दिख रहा है क्या, हाइड्रोजन के लिए जेड की वैल्यू 1 ले लेना, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ठीक है, ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आ गया, ये भी नहीं। तो इस तरीके से सिंपली आप इसको कर सकते थे। निकालने का तरीका क्या है, उसके लिए आपको पहले हाइड्रोजन एटम का वेव फंक्शन पता होना चाहिए, ठीक है। फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ, लेकिन वो अगर आप पेपर में करोगे तो बहुत टाइम आपका जाएगा, ठीक है। फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ, देखो फॉर्मूला ऐसे आएगा, ठीक, फॉर्मूला ऐसे आएगा पूरा, -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी साई स्टार, ठीक है, साई स्टार, और यहाँ पर आपका पोजीशन वाला ग्राफ, यहाँ पर आपका पोजीशन यानी एक्स कि हम वही निकाल रहे हैं, और आर में है तो आर रखोगे, और यहाँ पर साई, और यहाँ पर डी आर, और फिर उसके बाद यहाँ पर पूरा का पूरा -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी साई स्टार इंटू साई इंटू डी आर। क्लियर है बच्चों, तो इस तरीके से आपको पूरा करना पड़ेगा, और डी आर यहाँ पे आर है तो यहाँ डी टाउ रखना पड़ेगा, ठीक। या तो आप 4πr² यूज़ करो या तो फिर आप डी टाउ यूज़ करो। इसको पूरा इंटीग्रेट करके वॉल्व करके फिर आपका आंसर निकलेगा। उतनी लंबी कैलकुलेशंस में क्यों फंसना, आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए था 1.5 ए नॉट होता है। क्लियर है, चलिए आगे। अगर आपको इतना ही पता होगा कि ए नॉट से ज़्यादा वैल्यू है तब भी शायद आप लगा पाते इसका आंसर, तब भी आप शायद इसका आंसर लगा पाते। तो इतना भी याद रखो, एवरेज डिस्टेंस ए नॉट से ज़्यादा आता है, ठीक है। ज़्यादातर क्वेश्चन में इन्हीं से काम बन जाता है। क्लियर, चले आगे। ये क्वेश्चन भी बहुत सिंपल था, इसमें भी कई बच्चों ने गलतियां करी होंगी, लेकिन क्वेश्चन बहुत सिंपल था। इस क्वेश्चन को करें कैसे, क्या करने बैठ जाए वहाँ पे सॉल्व करने, नहीं नहीं, इतना टाइम नहीं है, सॉल्व क्यों करेंगे। आपको इसकी एक बात पता होनी चाहिए थी, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में जब कन्वर्ट करते हैं ना बच्चों, जो कार्टेशियन को स्फेरिकल में कन्वर्ट करते हैं, सुन लो, एक्स वाई जेड को जब ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट होते हैं, इनको जब आर थीटा फाई में कन्वर्ट कर रहे होते हैं बच्चों, सीधी सी बात है, जो आपके एक्स वाई जेड आते हैं उनका स्क्वायर का सम अगर करोगे ना तो 1 आता है। तो यहाँ पे आपको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं थी, यहाँ पर सिर्फ देख लो x² y² z² का सम 1 आर किस में रहा है, वहीं से आपको पता चल जाएगा। देखो ध्यान से, तो यहाँ से तो कहीं आने से रहा r² sin² थीटा, r² sin² फाई, ये दोनों आपस में कटने नहीं वाले, तो यानी फोर्थ ऑप्शन तो वैसे ही कैंसिल हो गया, यानी फोर्थ ऑप्शन आपका नहीं हो सकता। क्लियर, फोर्थ ऑप्शन आपका नहीं हो सकता। सी ऑप्शन देखो, सी ऑप्शन में भी अगर आप देखोगे तो वहाँ पर भी आपका आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि इन दोनों में से कोई कॉमन नहीं आएगा, तो सी भी नहीं होगा, ठीक है। बी और ए में से देखोगे तो बी आपका नहीं हो सकता है, ठीक, क्योंकि अगर आप इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर करोगे तो 1 हो जाएगा, r² हो जाएगा, और उसके बाद इसमें से कोई टर्म कॉमन नहीं आएगी, मतलब वहाँ पर भी ये काम नहीं हो सकता, ठीक है। थोड़ी मैथ है, करके दिखाएंगे। देखो ए ऑप्शन आपका करेक्ट है, क्योंकि सब तो कट गए हैं, तो जो बचा है वही सही होगा, ठीक। चलो करके दिखाते हैं, एक ऐसे आपका करेक्ट है। एक्स वाले का स्क्वायर करो जरा, r² sin² थीटा cos² फाई, ठीक है बच्चों। वाई का स्क्वायर करो, r² sin² थीटा sin² फाई, ठीक। और लास्ट वाले का कर दो r² cos² थीटा, ठीक है, r² cos² थीटा। अब इन सब को क्या करना है बच्चों, ऐड करना है। ध्यान से देखना कैसे किया जाता है ऐड। तो r² sin² फाई
आर स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई यहाँ से कॉमन लिया गया है, देखो ध्यान से, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉमन लिया गया है, तो कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई आपका बन गया है 1। मैंने इसीलिए कहा था कुछ ना कुछ टर्म तो सब रहेगी, ठीक है। तो ये आपका 1 बन गया है। अब आर स्क्वायर फिर से कॉमन ले लिया गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये आपका 1 हो गया, यानी आर स्क्वायर बन गया है। क्लियर है? सॉरी, यहाँ पर आर स्क्वायर आता है रेडियस के स्क्वायर के, अगर रेडियस 1 होती तब 1 आता है। क्लियर है? ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन था, बिल्कुल सिंपल था। यानी वहाँ पर थीटा फाई की टर्म नहीं आती है जब इनके स्क्वायर का सम करके ऐड करते हैं, तो इस वजह से यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। इस वजह से यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। क्लियर है? तो सिंपल है, बस आपको लॉजिक समझना था, क्वेश्चन ईजी है। ठीक है, चले आगे। चलिए, ये क्वेश्चन बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन डायरेक्ट पूछ ली एग्जाम में। बताओ, श्रोडिंगर पूछ लिया, हद है बच्चों, श्रोडिंगर पूछ लिया। देखो, एच साई इक्वल ई साई, अरे हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है बच्चों, ये डायरेक्ट इसकी वैल्यू होती है क्या? जल्दी बता दो। माइनस एच क्रॉस नहीं है, ये एच है। ठीक है, ध्यान से इसको कट कर दो। माइनस एच स्क्वायर अपॉन 2m डेल्टा स्क्वायर यहाँ लैप्लासियन ऑपरेटर होता है बच्चों, लैप्लासियन ऑपरेटर होता है, प्लस पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है? सीधे ये वैल्यू होती है, ये आपको पता होनी चाहिए। ये जो वैल्यू है ये काइनेटिक एनर्जी की वजह से आती है, जो पोटेंशियल है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल का समेशन ही आपका हैमिल्टोनियन ऑपरेटर के बराबर आता है। क्लियर है? तो इस तरीके से ये क्वेश्चन था बिल्कुल। यहाँ पर देखिए कई सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं आपको, लास्ट ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलेगा। ठीक, यहाँ पे एच स्क्वायर है, यहाँ पर हमारा एच क्रॉस स्क्वायर होता है, ये 8m बच्चों वैल्यू आएगी। आई थिंक यहाँ पर कहीं कुछ मिसिंग है। ठीक है, यहाँ पर कहीं कुछ मिसिंग है बच्चों, तो माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन, यस बच्चों ये वाला आपको करेक्ट। ठीक है बच्चों, तो ये वाला आपको करेक्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा। चलिए आगे। चलिए, तो इस तरीके से ये आ गया परटर्वेशन पर। तो परटर्वेशन पर ठीक है आशीष जी कर देंगे। चलिए बच्चों ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन परटर्वेशन थ्योरम पे था। परटर्वेशन थ्योरम बस आपको पता होनी चाहिए, उसी बेस पे आप कर सकते हो। परटर्वेशन थ्योरम बस आपको पता होनी चाहिए। वेरिएशन मेथड का है, सॉरी बच्चों, परटर मेथड में भी एक वेरिएशन मेथड है। वेरिएशन मेथड में क्या होता है कि हम एनर्जी निकालते हैं दूसरे तरीके से, इंटीग्रेशन वाला ही मेथड है, उसी से एनर्जी निकालते हैं, और उस एनर्जी को जब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो जीरो आती है। क्या करते हैं बच्चों, एक ट्रायल वेव फंक्शन लेते हैं, हम ये मान के चलते हैं कि हमारा ये जो वेव फंक्शन है, इससे जो हमारी एनर्जी निकलती है, या तो वो एग्जैक्ट के एक्सपेरिमेंटल के एकदम बराबर आ जाए, ठीक है, या उससे थोड़ी ज़्यादा आ जाए, यानी ई अपना ई नॉट से बड़ा आना चाहिए। ये वहाँ पर एक मेन कंडीशन होती है वेरिएशनल मेथड पे। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट आएगा। क्लियर है? क्वेश्चन सिंपल थे। चले आगे। ये वाला बिल्कुल ऑर्थोनॉर्मल फंक्शन बच्चों आपसे पूछा है, कौन से ऑर्थोनॉर्मल फंक्शंस होते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या कंडीशन होती है, तो ये आपको दिया। तो मैं आपको बता देता हूँ ऑर्थोनॉर्मल के लिए बच्चों क्या होता है, ध्यान सुनना। 0 से, ठीक है, 0 से इन्फिनिटी, चलो उसको लगाने छोड़ दो, लिमिट की जरूरत नहीं यहाँ पर, ठीक है, लिमिट की जरूरत नहीं है यहाँ पर काम की चीज़ समझो। तो आपका अगर यहाँ पर साई आई स्टार इंटू साई जे, और ये आपका डी टाउ जो भी है, ठीक, इसकी वैल्यू बच्चों क्या आती है, ध्यान से देखना बच्चों, इसकी वैल्यू आपकी आती है, इसकी वैल्यू आपकी आएगी क्या? 0 भी आ सकती है, 1 भी आ सकती है। 0 कब आएगी? ध्यान सुनो, 0 तब आएगी जब आपका आई और जे अलग अलग होगा, डिफरेंट होगा। ठीक है, अगर आपका आई और जे डिफरेंट है तो इसकी वैल्यू 0 है, और अगर आई और जे की वैल्यू सेम है तो इसकी वैल्यू 1 है। अब हमें क्या दिया है, हमें ये चेक करना है। ऑर्थोनॉर्मल में ध्यान से देखना, हमें क्या दिया है ये चेक करना है। तो देखो यहाँ पर आई और जे के बारे में कुछ बताया नहीं है, मतलब आई और जे को हमें डिफरेंट मान के चलना है। जब उसने बोला ही नहीं आई और जे सेम है, तो हम मान सकते हैं कि आई और जे डिफरेंट है। क्लियर है? तो अगर आई और जे डिफरेंट है तो यानी ये ऑप्शन तो वैसे ही नहीं है, क्योंकि 1 बोल रहा है, ठीक है, और ये ऑप्शन नहीं है, इन्फिनिटी नहीं, -1 भी नहीं, तो आपका करेक्ट ऑप्शन बी आएगा। क्लियर? क्वेश्चन सिंपल है, लॉजिकल है, आपको ध्यान से करना है। बिल्कुल बी आएगा, बी आएगा। आई और जे डिफरेंट है, ध्यान से देखिए,
आई और जे डिफरेंट है, नॉट इक्वल है, इसलिए 0 आएगा। ठीक है, अगर सेम होते तो 1 आता। चलिए ये वाला बता दीजिए। चलिए बच्चों ये वाला बता दीजिए, ये भी सिंपल था। टेट्रागोनल के अंदर आपसे इंटरफेशियल एंगल और उनका रिलेशंस पूछा है, एज लेंथ वगैरह का। तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल है। टेट्रागोनल वर्ड अगर आप लोगों ने ध्यान से सुना होगा तो आप लोग इसको डायरेक्ट ही कर सकते हो। कैसे कर सकते हो जल्दी बता दो। देखो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। अगर आप लोगों को एक सिंपल सी बात भी याद है, कौन सी वाली बात? क्यूबिक, ठीक है, क्यूबिक, टेट्रागोनल और ऑर्थोरोम्बिक। ठीक है, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक के अंदर जो एंगल्स होते हैं वो अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री होते हैं। अगर ये बात भी आपको पता है तब भी आपका काम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा दिया है जिसमें तीनों एंगल बराबर है और 90 डिग्री के इक्वल हैं। क्लियर है बच्चों? बिल्कुल सही। ठीक है, टेट्रागोनल इलोंगेशन नहीं बच्चों, टेट्रागोनल क्रिस्टल की एज लेंथ वगैरह के बारे में पूछा है बस। बिल्कुल वहां से आप सोच सकते हो, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। एंगल तो चेंज नहीं होता, एंगल 90 डिग्री ही रहता है। क्लियर है? चलो आगे चलें। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है सीधे। चलिए थैंक यू बच्चों। ठीक है बच्चों, तो ये आज का आपका सेशन था पूरा का पूरा। तो उम्मीद करता हूँ आपको सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे। आरपीएससी के एग्जाम में बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन आपके सामने पूछे गए थे। थैंक यू बच्चों, हैप्पी लर्निंग बच्चों।